आगे देखेंगे कि किस तरह से भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और कहाँ शुरू किया गया। तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर, जिसे क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, मैदान पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और इस अधिवेशन में अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ शुरू हुआ। तो हमें उत्तर मिलता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर, अर्थात जिसे कहा जाता है क्रांति मैदान पर, अधिवेशन प्रारंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी अर्थात कार्य करने वाली कार्यकारिणी ने वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़ो या भारत छोड़कर चले जाएं, यह प्रस्ताव पारित किया था और उसी पर मुंबई के अधिवेशन में अंतिम मोहर लगने वाली थी। अर्थात भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने वाला था कि अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर चले जाने वाले हैं। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब रखा गया? 8 अगस्त। और प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ, अर्थात सभी की यह इच्छा थी कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाएं। तो यह मुद्दा जो है प्रचंड बहुमत से पारित किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने कहा, इसी क्षण से प्रत्येक स्त्री पुरुष यह मान ले कि वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में व्यवहार करे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता या भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में क्या कहा। तो गांधी जी ने कहा कि इसी क्षण से प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने आप को मान ले कि वह स्वतंत्र है और उसे ऐसा मानना चाहिए कि वह स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में व्यवहार करें। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा ऐसे भगीरथ प्रयास करते हुए मर तो भी जाएंगे। अर्थात या तो हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा या वे अपने प्राणों की बलि दे देंगे। गांधी जी ने जनता से करेंगे या मरेंगे इस भावना से बलिदान देने के लिए तैयार रहने हेतु स्फूर्तिदायक आह्वान किया। एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने क्या आह्वान किया। तो गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे, अर्थात या तो भारत देश को आजाद स्वतंत्र कराएंगे या तो उसे स्वतंत्र कराने हेतु अपने प्राणों की बलि दे देंगे। तो इस तरह से उन्होंने लोगों में एक जागरूकता का निर्माण किया और यह आंदोलन एक प्रखर रूप बनता गया। कुछ बातें हम समझेंगे, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार मांगों को लगातार दुर्लक्षित अर्थात ध्यान नहीं दे रही थी, उसे उपेक्षित कर रही थी। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार करने का निश्चय किया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार करने का निश्चय क्यों किया। तो उत्तर हमारा है कि ब्रिटिश सरकार मांगों को लगातार दुर्लक्षित और उपेक्षित कर रही थी, इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार
करने का निश्चय किया। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक आंदोलन न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून तोड़ेगा। तो सामूहिक, इसीलिए उसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। व्यक्तिगत अर्थात प्रत्येक एक एक व्यक्ति, तो एक एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा। और आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तर हमको मिलता है आचार्य विनोबा भावे। खालिस्तान के लिए भी आ सकता है कि खालिस्तान व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, तो आचार्य विनोबा भावे। इसके बाद लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभागी होकर अपना योगदान देकर कारावास सहा। अर्थात सभी ने अपनी तरफ से जो है सत्याग्रह का प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने सजा स्वरूप उन्हें कारावास की सजा दी। इसके अलावा और कई सारी प्रेरणादायी कहानियां हैं, जैसे कि शिरीष कुमार की कहानी है। स्वतंत्रता युद्ध में विद्यालयीन छात्रों ने भी अपना योगदान दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ हुआ तो इसमें बड़े बूढ़े से लेकर विद्यार्थी से लेकर सभी लड़के लड़कियां सभी ने अपना एक अनमोल सहयोग दिया। तो स्वतंत्रता युद्ध में विद्यालयीन छात्रों ने भी अपना योगदान दिया। नंदुबार के एक विद्यालय के छात्र ने शिरीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। पुलिस ने क्रोध में आकर छोटे बच्चों पर भी गोलियां चलाई। अर्थात उन्हें सिर्फ ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को बस इतना था कि उनका विरोध कोई नहीं करे, तो उनके विरोध का दबाने हेतु उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी उन्होंने गोलियां चलाई। और इस गोलाबारी में विद्यालय के पढ़ने वाले शिरीष कुमार, लाल दास, धनसुखलाल, शशिधर और घनश्याम आदि छात्र बलिदान को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरह से कई सारे छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता अर्थात एक स्वतंत्र भारत के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे जन धन आंदोलन कि किस तरह से जन आंदोलन हुआ। जैसे हमने कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हमने चर्चा किया, कुछ विद्यार्थियों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यही है हमारा जन आंदोलन, अर्थात लोगों ने आंदोलन, लोगों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने का समाचार पूरे देश में फैल गया। अर्थात उन्होंने, जब गांधी जी ने यहाँ पर करेंगे या मरेंगे का आह्वान किया, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान निभाया। और इसलिए इस योगदान को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे जो प्रमुख नेता थे उन्हें बंदी बना लिया। क्रुद्ध जनता ने स्थान स्थान पर जुलूस निकाले, अर्थात जो ये भड़की हुई जनता थी उन्होंने कई सारी जगहों पर अपना जुलूस निकाला। पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई। पुलिस जो थी वो जो है इस सत्याग्रह, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही थी। फिर भी लोग भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनमें बस एक ही भावना थी, या तो हम करेंगे और या तो हम मरेंगे। अपने जीवन को लेकर उनके अंदर कोई भी लगाव नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराना था। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का प्रतीक बने कारावासों, पुलिस थानों, रेल स्थानों आदि स्थानों पर आंदोलकों के हमले किए गए। तो जो दमन नीति के प्रतीक थे, भारतीयों ने उन सभी पर हमले किए, जैसे चाहे वो कारावास हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, रेल स्थानक हो, इन सभी स्थानों पर उन्होंने हमले किए। सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास किया।
इसके अलावा महाराष्ट्र में चिमूर, आष्टीयावली, महाड, गारगोटी आदि अनेक गांवों में बच्चों से लेकर बूढ़ों ने जीवटता और अपूर्व धैर्य के साथ किया हुआ संघर्ष अविस्मरणीय रहा। अर्थात उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन किया। तो इस तरह से यह आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से भूमिगत आंदोलन की शुरुआत की गई और उसका परिणाम क्या रहा। 1942 भूमिगत अर्थात भूमिगत छिपकर, जमीन के अंदर छिपकर किया गया आंदोलन, समक्ष सामने आना नहीं किंतु भूमिगत छिपे स्वरूप में किया गया आंदोलन। 1942 के अंत में जन आंदोलन ने एक नया मोड़ आया। आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गया। जो युवा समाज के लोग थे उनके हाथ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतम राव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचिता कृपलानी, एस जोशी, शिव भाऊ लेमे, नागगोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मंगल लाल बागड़ी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता अग्रसर थे। ये सारे नेता भूमिगत आंदोलन में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई। अब यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है कि भूमिगत आंदोलन में किन किन लोगों ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। तो आप कोई भी 5-6 नाम यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, मगन लाल बागड़ी, यशवंतराव चौहान। तो कोई भी आप यहाँ से 5-6 नाम लिख सकते हो। तो इन सभी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का पूर्ण प्रयास किया। अब इनके कार्य क्या थे? भूमिगत आंदोलन की शुरुआत की तो किस तरह से उन्होंने अपने कार्य को निभाया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इन लोगों ने रेल पटरी की तोड़फोड़ करना, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना था कि ये रेल पटरी जो है ये अंग्रेजों का है और इन्होंने जो है उससे उनका व्यापार सुचारू रूप से चलता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने रेल पटरियों की तोड़फोड़ करना प्रारंभ किया, टेलीफोन के तार काटने शुरू किए, पुल उड़ाना शुरू किया, क्योंकि ये सब जो है यातायात और संचार के माध्यम में जो ब्रिटिश सरकार का यातायात और संचार माध्यम था उसमें उन्होंने बाधा लाने का प्रयास किया। जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भूमिगत आंदोलन में युवा वर्ग के लोगों ने किस तरह से सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि रेल पटरियों की तोड़फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। संपूर्ण भारत में आंदोलन फैल गई और इस तरह से सिंध प्रांत में हेमू कलानी को समाचार मिला कि सशस्त्र ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली रेल आ रही है। उसने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियां ध्वस्त करने का प्रयास किया और न्यायालय ने उन सभी को फांसी की सजा सुनाई। तो इस तरह से क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। वर्तमान रायगढ़ जिले की करजत तहसील में भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, नागपुर ने जनरल आवारी की लाल सेना जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार की नाक में दम रखा। मुंबई में विट्ठल जवेरी, उषा मेहता और अनेक साथियों ने एक गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया, उसे आजाद रेडियो कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आजाद रेडियो किसे कहते हैं। तो मुंबई में विट्ठल जवेरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने एक गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया जिसे आजाद रेडियो कहते हैं।
इस रेडियो का कार्य क्या था कि इस रेडियो द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते थे, अर्थात लोगों में एक जोश का प्रसारण किया जाता था। देश में चल रहे आंदोलन से संबंधित समाचार तथा देशभक्ति पर भाषण प्रसारित किए जाते थे। इससे आंदोलन को आगे बढ़ाने में जनता को प्रोत्साहन मिलता था और ऐसे प्रसारण कोलकाता, दिल्ली, पुणे में कुछ समय तक चले। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने खूब आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।